स्टूडेंट्स, आज पढ़ रहे हैं हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से 9th चैप्टर भोली। भोली मीन्स बिल्कुल सिंपल, भोली भाली। एक लड़की की कहानी है और ये किसी ज़माने की कहानी है अपने इंडिया से ही, जब बहुत सारे बच्चे होते थे किसी परिवार में और छोटी उम्र में शादी हो जाया करती थी। बहुत ज़्यादा जानकार नहीं थे, स्कूल नहीं था, पढ़े लिखे लड़कियां नहीं हुआ करती थी। इसमें किस तरह से ट्रीट होता था छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग घरों में। सो एक बोली के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या सोसाइटी था हमारा, और इस टाइप की बोली पता नहीं अनेकों थी हर घर में। कैसे एक लड़की अपने घर में किसी वजह से बीमार हो गई थी या कोई वजह था, जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, बचपन में सुंदर थी पर बीमारी की वजह से थोड़ा सा डल हो गई थी। उसका खामियाजा उस बच्ची ने कितना भुगता, बाद में फिर कैसे वो अपने आप को मेकअप किया, आगे बढ़ी और समाज में उसका क्या असर हुआ। तो एक उदाहरण के तौर पे एक अच्छी कहानी है, जिसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट होते हैं 9th चैप्टर, पहला पेज। हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। नाम उसका सुलेखा था, बहुत ही सुंदर, पर उसके बचपन से ही हर एक उसे भोली कहा करती थी, भोली द सिंपलटन, सिंपल। नाउ शी वाज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। ये नंबरदार एक पोस्ट है अंग्रेजों के टाइम का, वो तहसीलदार या कुछ हुआ करते थे, जिनको नंबरदार ये पोस्ट हुआ करता था। तो ये रामलाल की चौथी बेटी है। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी तो कोट, खाट गांव में हुआ करता था, एक चारपाई जिसको कहते हैं हम लोग। सो खाट से गिर गई पलट के और वो सिर के बल गिरी नीचे, तो ब्रेन में कहीं कोई डैमेज हुआ। That was why she remained a backward child and came to be known as भोली। और यही वजह था कि वो बैकवर्ड, पिछड़ी रह गई बच्चों में और भोली के नाम से जानी गई, द सिंपलटन। At birth, the child was very fair and pretty। जब पैदा ली थी तो बहुत ही साफ थी और सुंदर थी, जैसे होते हैं। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox। अब जब 2 साल की हुई तो स्मॉल पॉक्स, जो एक डिजीज होता है, यू ऑलरेडी नो, तो वो हुआ इनको। Only the eyes were saved, सिर्फ आंखें बची, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks। सो आँखों को छोड़ के पूरे शरीर में बिल्कुल डीप ब्लैक, गहरा काला सा, जो छाले के निशान होते हैं धब्बे, सो पूरे शरीर में आ गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5। ये छोटी सी सुलेखा 5 साल की जब तक हुई बोल नहीं पा रही थी, बोलने में भी प्रॉब्लम था। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब आखिर में उन्होंने बोलना कुछ सीखा भी तो हकलाती थी, मतलब अटकती थी बोलने में, क्लियर नहीं हो पाता था कोई वर्ड। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। दूसरे बच्चे अक्सर उस पर मिमिक करते, उसकी नकल किया करते थे, उनको चिढ़ाने वाले जो कहते हैं किसी को कॉपी करना, उस टाइप का। तो आप फील कर सकते हैं जब दूसरा बच्चा, किसी 4-6 बच्चे मिलके किसी बच्चे को उसकी मजाक उड़ाते, जो ही बोले उसी को कॉपी करना लोग शुरू कर देते हैं, तो उन पर क्या गुजरती है। एज ए रिजल्ट हुआ ये, सी टॉक्ड वेरी लिटिल। सो वो बात करना ही लगभग बंद कर दी, ऑलमोस्ट, शर्म से कि जो भी बोलेगी कोई नहीं कोई इसका
मजाक उड़ाने लगेगा। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटा और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी उसमें भोली थी। इट वॉज ए प्रोस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। सो एक समृद्धिशाली, प्रोस्पेरस मतलब धनाढ़, वेल टू डू फैमिली था। फार्मर किसान भी थे, खेती बाड़ी भी अच्छा खासा था, हाउस होल्ड। एंड प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, प्लेंटी बहुत थे। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वेयर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोली को छोड़ के बाकी सारे जो बच्चे थे हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे, मस्ते खा पी के दुरुस्त। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज। जितने बेटे थे उनको शहर भेज दिया गया था स्टडी करने के लिए स्कूल में, और फिर बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए कॉलेज भेज दिए गए। ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, शादी हो चुकी थी उनकी पहले ही। द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड एल्सो बीन सेटल्ड। दूसरी बेटी मंगला नाम है, उनकी भी शादी तय हो गई थी, किसी भी वक्त होने वाली थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब फिर बाद में इस सेकेंड बेटी मंगला की भी शादी हो गई तो रामलाल के दिमाग में अब तीसरी बेटी चंपा की शादी की बातें आने लगी। दे वेर गुड लुकिंग, वो तीनों बेटियां बहुत अच्छी दिखने में, गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, तो उनके लिए लड़का ढूंढना कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। जो लड़की सुंदर हैं और पढ़ी लिखी तो उस टाइम में होती नहीं थी, तो वो कोई टॉपिक ही नहीं हुआ करता था। सुंदर होनी चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, बोल बानी वगैरह अच्छे होने चाहिए, घर के काम काज उनको आती हो, दैट्स इट। तो वो तीनों इस सब मामले में बिल्कुल फिट थे। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, पर एक बाप को अपनी चौथी बेटी भोली के बारे में काफ़ी चिंता थी कि इनका क्या करूं। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो अच्छी लुक है उनमें और ना ही इंटेलिजेंस है। भोली है मतलब इंटेलिजेंस तो है ही नहीं। इस तरह ये पहला पेज ख़त्म हुआ। अब सेकेंड पेज जाने से पहले एक बार मैं चेक कर लूँ आपने अभी तक क्या समझा। मेरे ख्याल से क्लियर अभी तक आपने समझा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कि एक छोटी सी बच्ची की कहानी लेके हम शुरू हुए हैं। वो कैसे 10 महीने की थी तो खाट से गिर गई। जनरली बच्चे गिर जाते हैं, पर किसी किसी के साथ वो एक इवेंट बन जाता है लाइफ टाइम के लिए। तो इनके सर में चोट लगा तो ये थोड़ी सी मंद हो गई, और 2 साल की जब थी तो वो स्मॉल पॉक्स हो गया, जिसकी वजह से पूरे दाग आ गए चेहरे में। तो उनकी जो बोलने की क्षमता है उसको भी इफेक्ट किया, और ये एक समस्या बन गया माँ बाप के लिए कि इनकी शादी। आते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इसकी आगे कहानी क्या जा रहा है। सेकेंड पेज। भोली वाज 7 years old when मंगला वाज मैरिड। तो मंगला की शादी जब हुई दूसरी बेटी की तो 7 साल की थी भोली। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल गांव में एक प्राइमरी स्कूल पहली बार खुला, अंग्रेजों का जमाना था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार साहब आए इनकी इस स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए, जो खुलते हैं तो जो होता है उद्घाटन, तो उनके लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल को बोला, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। हाँ, तो तहसीलदार इनका सीनियर था, ये ऑफिशियल रेवेन्यू ऑफिशियल थे, कलेक्शन के लिए कलेक्टर के अंदर जो लगान वगैरह कलेक्ट करते हैं उससे रेवेन्यू अफसर थे। मैं आपको तहसीलदार बोल गया, तहसीलदार इनके सीनियर ऑफिसर थे। सो वो तहसीलदार ने इनको बोला कि रामलाल, तुम एक रेवेन्यू ऑफिसर हो, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए गांव में कि अपनी बेटियों को घर से बाहर निकल लो, स्कूल तक भेजो, उनकी शिक्षा दो।
और ये किसी न किसी बड़े आदमी को ही करना हो तो तभी सोसाइटी फॉलो करता है किसी चीज़ को। तो एक अच्छी प्रथा डाल रहे हैं हम। सो आप ये एग्जाम मस्ट सेट एन एग्जाम टू द विलेजर्स, गाँव वाले के लिए ये एग्जाम्पल आपको सेट करना ही चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, सो अपनी बेटी को स्कूल भेजो ही भेजो। दैट्स राइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड। और रात में जब वो अपनी पत्नी से बात किया, इन बातों का चर्चा किया कि तहसीलदार कह रहे हैं कि आप अपनी बेटी को स्कूल भेजिए, तो वो तो चिल्ला उठी, आर यू क्रेजी। वाइफ कहती कि तू पागल हो गया है। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम। अगर बेटियां स्कूल जाने लगेंगी शादी कौन करेगा ऐसी बेटी से। सो इस टाइप का सोच था हमारे समाज का पहले, और कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे सभ्यता का विकास होता है तो निंदा भी नहीं कर सकते, बस कैसे हम चेंज हुए हैं सो पॉजिटिवली हम देखें नाउ। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। वाइफ तो डांट रही है पर उनमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो अपने ऑफिसर को डिसओबे करे, अवमानना करे, उनकी बात ना माने। सो एट लास्ट हिज वाइफ सेड, तो आखिर में उसकी वाइफ ही मान गई और उन्होंने बोला, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। मैं बताती हूँ, क्या बताऊँगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भेज दो भोली को स्कूल। एज इट इज, मतलब जैसी है वैसे ही। देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी बहुत ही चांस, उसकी शादी होने के चांस तो हैं ही नहीं ऑलमोस्ट। सो विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उनका जो चेहरा है उस लड़की का अगली है, थोड़ा सा भद्दी है और सेंस तो की कमी तो है ही। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, सो स्कूल के ही टीचर को उसके बारे में फिक्र करने दो। सो ये स्मार्टनेस थी उनकी मदर का स्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विथ मी। अगले दिन रामलाल सुबह बेटी को, छोटी थी तो हाथ पकड़ा, 7 साल की थी तो हाथ पकड़ा कि चलो आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। ये चैप्टर थोड़ा सा ही है, सेकेंड पेज इस चैप्टर का ये ख़त्म हो गया। एक बार इसको देख लेते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक पहुँची कि इस पेज में आपने सीखा कि भोली जब 7 साल की हुई, उनके बहन की मंगला की शादी हुई, उसी साल एक स्कूल खुला और इनके पापा को बताया गया कि वो बेटियों को स्कूल भेजे। तो ये बेटी थी स्कूल भेजने के लिए, और एक ये वैसे ही एक चिंता थी अपने परिवार में, तो इनको उनके मम्मी पापा ने तय किया कि स्कूल भेज दो। तो भोली के लिए स्कूल जाने का एक चांस आया और भोली को स्कूल ले जाने की तैयारी होने लगी। इस पेज में एक लाइन स्टार्ट होता है, भोली वाज फ्राइटेंड, भोली डर गई थी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, तीसरे पेज पे इस चैप्टर के, और देखते हैं आगे क्या होता है। तीसरे पेज पे आते हैं। दूसरे पेज का 2-3 शब्द है। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक। वो नहीं जानती थी स्कूल क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसा होता है, किसके जैसा होता है। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. बस उसको याद आया सिर्फ ये कि कुछ दिन पहले उसके घर एक लक्ष्मी गाय का नाम दिया था इन लोगों ने। सो एक पुरानी गाय थी लक्ष्मी नाम से, उसे घर से बाहर ले गया, बच्चों को पता नहीं, और बाहर ले जाके उसे बेच दिया गया उस गाय को। सो इस भोली को, भोली वाली लड़की को वो याद आता है कि मेरा भी हाथ पकड़ के बाहर ले जा रहे हैं, कुछ इस टाइप का। इतनी भोली थी तो सिर्फ वो याद आया कि लक्ष्मी को कैसे इन लोगों ने बाहर ले जाके बेच दिया था। नो 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 नो, ये निकले उनके मुंह से भोली के। She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. टेरर में काफ़ी भयग्रस्त उन्होंने जोर से चिल्लाई और अपने पापा के हाथ से अपनी हाथ को छुड़ा के भागी वहाँ से।
फादर्स ग्रिप, उनकी जो पकड़ में उनका हाथ। व्हाट इज द मैटर विद यू यू फूल, शॉटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख बेवकूफ लड़की। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उन्होंने अपने वाइफ से बताया रामलाल ने, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, आज इसको कुछ सुंदर कपड़े पहनने दो। और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर्स स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो जो टीचर्स हैं स्कूल के और दूसरी जो स्कूल की लड़कियां हैं हमारे लिए क्या सोचेंगे जब इनको देखेंगे, या इसको भोली को देखेंगे इस हाल में। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, अभी तक भोली के लिए नया कपड़ा कभी नहीं बनाया गया था। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वेयर पास्ड ऑन टू हर, उनके जो बहनें थी उनके पुराने जो छोटे पड़ जाते थे कपड़े वो यहाँ पास ऑन होता था, ये बाद में पहनती थी उन्हीं को। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, और कोई परवाह भी नहीं करता कि वो कपड़ा अगर फट गया, कहीं छेद है तो उनको मेंड करना, मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग, कपड़े को मेंडिंग करना होता है, और वॉश करने की भी कोई फिक्र नहीं, जैसी है वैसे ही अपना लटका लेती थी। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस व्हिच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज वो काफ़ी किस्मत वाली थी कि उसको एक क्लीन ड्रेस, साफ सुथरा ड्रेस मिला जो एक्चुअली चंपा के लिए खरीदा गया था, पर 2-4 वॉशिंग के बाद वो अचानक से बहुत श्रिंक हो गई थी और ड्रेस छोटा हो गया था, तो चंपा को फिट नहीं होता था, तो वो पड़ा था। तो ये अब लकीली इनके काम आ गया, और वो भी आज स्कूल के दिन में, वैसे पढ़ाई था इनको नहीं दिया जा रहा था। शी वाज इवन bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair, और उसे नहलाया भी गया ढंग से और तेल स्मियर किया गया, लेपा गया उनके सर में, चेहरे में तेल वेल लगाया। ड्राई एंड मैटेड हेयर, बाल भी जो तो मैटेड मतलब होता है ना रूखा सूखा, बिल्कुल भूसे की तरह जो पड़ जाता है बाल, तो मैटेड हेयर कहलाते हैं। सो वो इस तरह से बिना संवरे कभी भी केयर नहीं किया गया था, तो उन सब में तेल वेल डाल दिया गया। नाउ ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम, तब भी जाके कहीं भोली को ये विश्वास हुआ कि वो किसी ऐसी जगह में जा रही है जो इनके घर से बढ़िया है, तभी तो इतना तैयार के नहा धो के इतना सुंदर बन के जा रही है। सो ये विश्वास उनको हुआ कि कहीं बढ़िया जगह वो जाने वाली है। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब भोली स्कूल पहुंची, बच्चे पहले से ही क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने अपने बेटी को हेडमिस्ट्रेस जो होती है प्रधानाचार्य, उनके हवाले किया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. और अकेली, लेफ्ट अलोन, अकेली छोड़ दी गई बेचारी लड़की, looked about her with fear-laden eyes, उन सबको आसपास में उन बच्चों को देख रही थी, पर आंखें जो थी वो fear-laden मतलब डर से झुकी हुई सी थी, बोझिल थी। There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats. So कई रूम थे, several rooms थे वहाँ पे स्कूल में, और हर रूम में उनके जैसी लड़कियाँ squatted on mats. Squatted मतलब पलथी मार के बैठा, मैट चटाई नीचे बिछा के उन पे थी, reading from books और writing on slates, तो कुछ किताब से पढ़े जा रही थी और कुछ स्लेट पे अपना लिखे जा रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। सो हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा उन कई क्लासरूमों में से किसी एक क्लासरूम को दिखाते हुए कि कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। ये पेज भी फिनिश हुआ, ये तीसरा पेज था इस चैप्टर का। यहाँ एक बार देख लेते हैं, अभी तक आपकी क्लैरिटी आई। भोली को अभी
माइंड मेकअप नहीं है कि स्कूल है क्या क्या किसी कहते हैं स्कूल। तो जब उसे ले जाने लगा तो वो उनको अपनी गाय याद आई कि इसी तरह ले गया था और बेच ही दिया गया था। तो इस टाइप की छोटी बच्ची के दिमाग में आया। बट फिर जब उन्हें नाला धुला के अच्छे से ड्रेसअप किया गया, बिल्कुल डॉल्ड अप जिसको कहेंगे, और ढंग से सजाया गया, तेल भी लगाया गया, तो उनको कहीं से विश्वास हुआ कि वो कहीं अच्छी जगह जा रही है, इसलिए इतनी तैयार होकर जा रही है। और फिर अब वो स्कूल पहुंच चुकी है और स्कूल को उन्होंने देखा कि वहाँ क्या है। कई सारे रूम हैं, हर कमरे में उसी की तरह की कई लड़कियाँ पलथी मार के बैठी हुई हैं, कुछ किताब पढ़ रही हैं, कुछ स्लेट से लिख रही हैं, और उन्हें कहा गया कि वो भी किसी क्लास के कोने में जाके बैठ जाए। अब आते हैं आगे फर्दर क्या प्रोग्रेस है इस कहानी की। नेक्स्ट पेज, 4th पेज में, 4था पेज। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ये स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली बिल्कुल नहीं जानती थी कि वास्तव में एग्जैक्टली स्कूल कैसा होता है और होता क्या है वहाँ पे। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। पर वो खुश थी, इतनी सारी लड़कियाँ ऑलमोस्ट लगभग उसी के एज की जो वहाँ पे उपस्थित थी। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। वो आशा करती थी कि इनमें से एक न एक तो उनकी दोस्त बन ही जाएगी, जो अब तक उन्हें नसीब नहीं हुआ था। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. कह रहे हैं जो लेडी टीचर थी जो उस क्लास में थी, was saying something, कुछ कह रही थी सारी लड़कियों को, पर भोली कुछ समझ नहीं पाई उनमें से, उस क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा था। She looked at the pictures on the wall. और भोली जो स्कूल में, छोटे बच्चे के स्कूलों में पिक्चर वॉल पे लगा दिए जाते हैं, वो उनको देखने में मस्त थी। क्लास में क्या चल रहा है उनसे बच्चे को, उसको, भोली को कोई पता नहीं। द कलर्स फैसिनेटेड है, वो पिक्चरों के जो रंग थे अलग अलग, उनमें वो फैसिनेट हो गई, मतलब कैप्टिवेट होता है ना, फंस जाना, उसी में अटक जाना, पिक्चरों को देखने में लगी रह गई। एंड द horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village। वो जो हॉर्स का जो पिक्चर था दीवार पे, ठीक वैसा ही ब्राउन था जैसा हॉर्स पे चढ़ के तहसीलदार उनके गांव देखने आया करते थे। तो ये इनको याद आया उस हॉर्स की पिक्चर देख के, तहसीलदार साहब और उनका घोड़ा। The goat was black like the goat of their neighbor। और वो गोट, एक बकरा थी, वो काले कलर की, और उस बकरी को देख के उनको याद आया कि उनके पड़ोस में ठीक ऐसे ही काला एक बकरा है। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो तोता वो ग्रीन कलर में है, और ठीक वैसे ही जैसे वो आम के बगीचे में तोते को बैठा हुआ देखी थी। एंड द कॉ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और वहाँ पे गाय की पिक्चर है, वो ठीक वैसे ही है जैसे उसकी लक्ष्मी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और यही देखते देखते अचानक भोली को लगा कि टीचर उसके बगल में खड़ी है, उसको देख के मुस्कुरा रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन। तो टीचर ने से पूछा, छोटी नाम क्या है। भो 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 3 बार उसने कोशिश की। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। और इसके बाद वो लड़खड़ा भी नहीं पाई, चुप ही हो गई, लगा कि नहीं निकल पाएगा पूरा वर्ड। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फॉलोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और फिर वो रोना शुरू कर दी, और आंसू जो है सो फ्लो बहने लगे उनकी आँखों से, और वो था एक हेल्पलेस, असहाय सी, और आंसुओं की बाढ़ सी आ गई, हेल्पलेसनेस महसूस कर रही थी लड़की। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वेयर स्टिल लाफिंग एट हर। सो वो उसकी बच्ची का सर नीचे झुक गया, क्योंकि वो बोल नहीं पा रही थी, जिस कोने में वहाँ बैठी थी वहीं सर नीचे झुक गया।
और वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि सर उठा के देखे ऊपर लड़कियों के तरफ, जिसके बारे में वो सर झुकाए सोच रही थी कि ये सब मेरे पे हंस रहे हैं। When the school bell rang, और जब घंटी बजी स्कूल की, all the girls scurried out of the classroom. जो ही घंटी स्कूल की बजी तो कैसे बच्चे भागते हैं स्कूल से, तो सारे ही आउट हो गए, निकल के क्लासरूम से भागे। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, पर भोली की हिम्मत नहीं हुई अपने जगह को छोड़ने की, वो वहीं चुपकी बैठी रही। हर हेड स्टिल लोअर्ड, सिर अभी भी वैसे ही झुकी हुई थी। सी केप्ट ऑन सॉबिंग, और सुबह सुबह के रोए जा रही थी। तभी एक आवाज आया, भोली। द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, जो ये टीचर की ये आवाज़, भोली का बुलाना इतनी सॉफ्ट थी और इतनी सूदिंग से सहलाने वाली, जैसे आवाज़ से ही सहला दिया वो अंदर तक। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, वो बच्ची अपने जीवन में कभी भी इस तरह प्यार से किसी के द्वारा नहीं बुलाई गई थी। इट टॉस्ड हर हार्ट, सो ये जो आवाज़ था जैसे उसके दिल की गहराई तक उतर गया, इतना प्यार से सॉफ्ट और सूदिंग वॉइस सुन के। गेट अप सेड द टीचर, खड़े हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। सो टीचर का जो आवाज़ थी उनको उठाने का, वो भी कमांड नहीं था, जैसे कहते हैं ना कि उठ जाओ, वो नहीं था। इनमें एक सजेशन, फ्रेंडली सजेशन था, उठ जाओ। भोली गॉट अप, भोली हिम्मत उठ गई फटाक से। नाउ टेल मी योर नेम, कह रहे हैं अब तुम अपना नाम मुझे बताओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, पूरे शरीर से पसीना आ गया उस बच्ची को। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, सो उसके दिमाग में सवाल उठा कि उसका जो ये लड़खड़ाने वाला, अकलाने वाला जो जीव है, स्टैमरिंग, जो नहीं निकल पाता, क्या दोबारा से उसको अपमानित या बेइज्जत करवा देगा, कि अभी भी शब्द नहीं निकल पाएगा और ये इतने प्यार से नाम पूछ रहे हैं, क्या करूं। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, पर इस महिला के लिए, काइंड वुमन जो इतने प्यार से इनको भोली को बोल रही है, उसके लिए उन्होंने हिम्मत की कि एक कोशिश तो करेगा, बोलने के लिए करेगी। देखते हैं कि निकल जाते हैं। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो ये भी हिम्मत हुआ उनके कि इनकी इतनी प्यारी सी सहलाने वाली आवाज़ है, ये मेरे पे नहीं हंसेगी। इससे हिम्मत आया कि मैं बोल सकती हूँ। भा भा भो भो 4 बार हुआ, पूरा नहीं बोल पाई। सी बिगेन टू स्टेमर, वो स्टेमरिंग जो हकलाना भी चल ही रहा था। वेल डन द टीचर इनकरेज हर, टीचर बोला शाबाश शाबाश, बोलो, इनकरेज, उनको हिम्मत दे रही है। कम ऑन, आगे बढ़ो, बोलो बोलो। नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बोलो। सो इस तरह से भा भा भो भोली, सो दूसरे प्रयत्न में भोली वो बोल गई। At last she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. So आखिर में वो पूरा शब्द बोल गई और राहत महसूस की, ऐसे जैसे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई हो, मतलब कुछ अचीव हो गया हो, सफल हो गई हो किसी काम में। Well done, the teacher patted her affectionately and said, so शाबाश, उनको टीचर ने पैटेड करना ना, थपथपाना, पीठ थपाते हुए, और एफेक्शनेटली, बड़े स्नेह से उनको देखा और देखी और कही टीचर ने, लेडी टीचर ने, सॉरी, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। सो कह रहे हैं अपने दिल से डर को बिल्कुल निकाल फेंको और तुम ठीक वैसे ही बोलने लगोगी या इस लायक हो जाओगी जैसे बाकी दूसरे बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली, सो ये सुन के भोली के अंदर कोई उम्मीद सी जगी। वो सिर्फ ऊपर, ये छोटी थी और टीचर बड़ी है, तो ऊपर उनके नज़र की तरफ देखती है और सिर्फ आंखों से में सवाल है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। सो उसकी आंखों में ही है, जुबान पे नहीं आए। तो इस तरह ये पेज अपना चौथा खत्म होता है। अभी तक आपने देखा इस पेज का क्या समझा? मेरे ख्याल से अभी तक जो आपने समझा कि भोली जब स्कूल गई तब तक उनको स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता,
वो क्लास में जाके जहाँ बिठा दी गई थी, जाके कोने में बैठ गई और दीवारों पे पिक्चर देखने में लग गई। बहुत मज़ा आ रहा था उनको, ये कलर रंगीन अलग अलग पिक्चर देखते हुए। क्लास में टीचर पढ़ा रही थी, वहाँ की सारी गर्ल्स सुन रही थे, बट ये उधर ध्यान नहीं था, ये अपना पिक्चर में थी कि अचानक टीचर का ध्यान इधर आया। टीचर आई इनके यहाँ, इनके बगल में आके देखी और मुस्कुरा रही थी टीचर कि ये बच्ची कितनी भोली है कि ये पिक्चर में ही लगी हुई है। तो फिर इनसे नाम पूछा गया तो ये नहीं बोल पाई, और बच्चे जैसे कि बच्चे होते हैं जनरली खिलखिला के हंसने लगे कि ये नहीं बोल पा रही है। तो ये शर्मा गई, झेंप गई और डर भी गई कि इनसे नहीं होता है। तो ये अपना सर झुका के बैठी रही। स्कूल में छुट्टी हो गया, सारे बच्चे चले गए। तब जाके टीचर अकेले इनके पास आई कि तब कि अब ये अपना नाम बताने में शर्माएगी नहीं, अकेली है। इनको ये डर खत्म हो गया कि कोई इन पे हंसेगा, और यही एक हिम्मत काम आया। भोली अपना नाम 2-1 कोशिश के बाद बोल पाई क्लियरली। और फिर वो टीचर उनको इनकरेज कर रही है लड़की को कि कैसे वो फ्यूचर में बहुत अच्छी से बोल पाएगी। तो ये पेज यहाँ ख़त्म होता है। देखते हैं स्टोरी आगे कैसे डेवलप होता है पेज 5 पे। आगे नेक्स्ट पेज पे 5 में, तो जब लड़की ने सिर उठा के अपने टीचर की तरफ उम्मीद से देखा तो टीचर कह रहे हैं यस यस इट विल बी वेरी इजी। कह रहे हाँ हाँ ये बहुत आसान होने वाला है तुम्हारे लिए। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, यू विल कम, विल यू कम। कह रहे तुम बस सिर्फ रोज स्कूल आया करो, आओगी ना। भोली नॉडेड, भोली ने सिर हिलाया कि हाँ। नो से इट अलॉट, टीचर ने बोला नहीं ऐसे सिर हिलाने समझे, अब जोर से बोलो ये यस। तो वो भी जोर से 3 बार में यस बोल दी। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और ये बोल के भोली को भी अपने आप पे एस्टोनिश हुआ, हक्का बक्का रह गई कि वो तो ये बोल पाई, मतलब कामयाब हो गई इतनी आसानी से। Didn't I tell you now take this book। कह रहे मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम हिम्मत करोगी तो बोल पाएगी, अब ये बुक लो। एक किताब देती है हमको। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वेयर इन कलर। और वो किताब पिक्चर, सुंदर सुंदर पिक्चरों से भरे हुए थे और सारे पिक्चर कलर्ड थे, कलर की हुई थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। ये सारे पिक्चर उनकी किताब में थे। एंड विथ एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर। और हर पिक्चर के नीचे मोटे मोटे काले अक्षर में उनका नाम लिखा हुआ था। सो इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। कह रहे 1 महीने के अंदर तुम इस किताब को पढ़ने लायक हो जाएगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक। और फिर मैं इससे बड़ी किताब दूंगी तुम्हें। देन आई स्टिल बिगर वन। और फिर उससे और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और तब तक तुम इतनी लर्नेड, ज्ञानी या समझदार हो जाओगी जो तुम्हारे गांव के कोई भी दूसरा अगर है तो उससे बेटर ही रहोगी। सो देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। और फिर कोई इस लायक नहीं रहेगी कि तुम पर हंस सके। पीपल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। और फिर लोग जो हैं सो बड़े आदर से तुम्हें सुनेंगे और तुम इस ऐसे बिना स्लाइटेस्ट थोड़ी सी भी स्टैमरिंग के, कोई लड़खड़ाहट नहीं, बेधड़क बोल पाएगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब जाओ घर। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अगली सुबह टाइम पे, अर्ली सुबह आ जाना। Bolly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers। भोली तो जैसे अचानक लगा कि उनके गांव का जो मंदिर है उसकी सारी घंटियां बजने लगी हो। सामने जो स्कूल में पेड़ वगैरह थे सब पे बड़े बड़े लाल फूल खिल गए हों। हर हार्ट वाज थ्रॉबिंग विथ ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। दिल जो है सो थ्रॉब, धड़कने लगी तेज तेज, एक नई उम्मीद और एक नई जिंदगी की आशा में। Now, thus the years passed। और इस तरह साल गुजरते गए। The village became a small town।
ये गांव जो था धीरे धीरे छोटा शहर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, ये छोटा सा जो स्कूल जिनमें बोली गई थी अब वो हाई स्कूल बन चुके थे। देयर वेर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल। अब उस शहर में एक सिनेमा हॉल भी था और एक छोटा सा कॉटन गिनिंग मिल। गिनिंग होता है, कॉटन मतलब जो ना रुई, रुई जो खेत से निकल के आता है, रुई के गांठ में काला काला सीड होता है, उस सीड को निकालने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। और उसके बाद जब रुई को धागा बनाया जाता है तो उसको स्पिनिंग कहते हैं। फिर धागे को जब कपड़े बनाया जाता है तो उसको निटिंग या वीविंग कहते हैं। सो गिनिंग मतलब उसमें से वो सीड निकालने का प्रोसेस। एक छोटा सा कॉटन मिल भी खुल गया था। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन। और एक मेल ट्रेन होता है, मेल ट्रेन किसको कहते हैं, मेल एक्सप्रेस में ही आता है, पर मेल मतलब वो ट्रेन जो कहीं दूसरी जगह से आती है और किसी स्टेशन पे जब उतारती है तो वहाँ से दूसरी रूट के लिए कोई ट्रेन जो जाते हैं तो उनको दूसरा पैसेंजर देते हैं। तो ये मेल देना है कि जिस पैसेंजर को चाहे जिस साइड जाना हो तो वहाँ से वो दूसरी ट्रेन उसी टाइम में उस स्टेशन पे अवेलेबल होता है, इसको मेल कहते हैं। सो मेल ट्रेन अब उनके स्टेशन पे रुकने लगा था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ। एक रात के खाने में रामलाल अपने वाइफ से बात की। उन्होंने कहा देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल। तो अपने वाइफ से पूछ रही है कि बिशंबर का प्रस्ताव मैं मान लूंगा ना। यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड। करे हाँ बिल्कुल ही। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइडग्रूम। भोली किस्मत वाली होगी कि ऐसा वेल टू डू मतलब प्रोस्पेरस, अच्छी धनाढ़ ब्राइडग्रूम दूल्हा मिलेगा। अ बिग शॉप, ए हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। सो कह रहे एक बड़ा सा दुकान है, अपना मकान है और मैंने सुना है हजारों रुपये उनके बैंक में भी हैं। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी। और तो और वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहे हैं। That's right, but he is not so young, you know. कह रहे हैं हाँ वो सब तो ठीक है पर तुम जानती हो ना कि वो युवा नहीं है। Almost the same age as I am, so लगभग मेरे उम्र का है। And he also limps, और वो लंगड़ापन भी है, थोड़ा सा लंगड़ाता भी है, वो दोनों टांग सही नहीं है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और ऊपर से जो उसके पहले शादी के जो बच्चे हैं वो लगभग बड़े हो गए हैं, ठीक इसी के जैसे भोली होगी, इसी के उम्र के या इसकी बराबर की। तो ये रामलाल का चिंता है, आपस में दोनों बात कर रहे हैं। अब भोली की शादी की बात होने लगी है। सो ये 5th चैप्टर खत्म होता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पे देख लेते हैं क्या हुआ। भोली में प्रोग्रेस होने लगा, वो बोलने लगी है अपना नाम और यस 2 शब्द तो उन्होंने बोल ही दिए। टीचर ने उनको आश्वस्त किया है, हिम्मत दी है कि तुम कैसे प्रोग्रेस करेगी, तुम और सीख जाएगी, ज्ञानी बन जाएगी, गांव में किसी से भी पीछे नहीं रहने वाली है, बड़े आराम से तू बोल पाएगी। बहुत सारी उम्मीद जगी है भोली में और काफ़ी उत्साहित है। उनको बहुत मज़ा आता है भोली को स्कूल क्लास जाने में। और अब धीरे धीरे समय गुजर गया, भोली शादी के लायक हो गई है और उनके पेरेंट्स उनकी शादी की चर्चा कर रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज 6th पेज में और देखते हैं आगे क्या होता है कहानी। 6th पेज। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड। तो जब हस्बैंड ने, रामलाल ने अपनी वाइफ से बोला कि बाकी चीज़ तो अमीर है पर लड़का जो है, जो दूल्हा बनेगा वो मेरी उम्र का है, उनके बच्चे भी, पहले पत्नी के बच्चे इतने बड़े हो गए, युवा हो गए, ग्रोन अप हो गए हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है। तो उनकी वाइफ जमाती, सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। वो जवाब देती है 45 और 50, 45 या 50 साल के, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, आदमी के लिए ये कोई बहुत एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोकमार्क एंड हर लैक ऑफ सेंस। हम लोग किस्मत वाले हैं कि ये दूसरे गांव के हैं, इनको बिल्कुल ही नहीं पता भोली के बारे में, इनके जो दाग, छाले के दाग हैं पूरे शरीर में, और ये लैक ऑफ सेंस मतलब सेंस की कमी, वही भोली, या उसी को डल कहेंगे या उसी को सिंपल्टन कहेंगे।
So if we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. So उसकी माँ कहती है अगर हम उनके इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार कर लेते हैं, हो सकता है कि ये जीवन भर कुंवारी रह जाए, कौन शादी करेगा इनसे। Yes, but I wonder what भोली will say। तो बाप कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, पर मैं थोड़ी सी चिंतित हूँ, भोली क्या कहेगी। What will that witless one say? यहाँ witless का मतलब भी हो गया lack of sense या भोली। So ये witless बुद्धिहीन क्या बोलेगी? She is like a dumb cow। वो तो बेजुबान गाय की तरह है। Maybe you are right, muttered रामलाल। रामलाल ने बड़बड़ा के बोला, हाँ शायद तुम सही कहती हो। In the other corner of the courtyard, भोली lay awake on her coat। और उस आंगन के दूसरे कोने में खाट पे पड़ी जागी हुई भोली सब सुन रही थी। Listening to her parents whispered conversation। पेरेंट्स के जो फुसफुसा के कन्वर्सेशन, बातचीत आपस में चल रहा था, सब सुन रही थी। विशंबरनाथ was a well-to-do grocer। विशंबरनाथ एक अच्छा बनिया था ग्रोसर। He came with a big party of friends and relation with him for the wedding। So बहुत बड़े पार्टी के साथ और संबंधियों के साथ, दोस्तों और संबंधियों के साथ बहुत बड़ी पार्टी के साथ शादी के लिए आधम के। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession। एक बैंड पार्टी जो होता है, जो प्रोसेशन समझे ना, जुलूस जहाँ पे लोग बाग जो चलते हैं भीड़ में इकट्ठे। सो सबसे आगे वो बैंड पार्टी जो एक पॉपुलर इंडियन फिल्म का धुन पे वो बैंड बजा रहे थे। विथ द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स। और साथ साथ जो दूल्हा है वो बिल्कुल सजे सजाए घोड़ी पे बैठे हुए हैं। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। रामलाल तो बिल्कुल आनंदित है ऐसे शान शौकत और शानदार जो बारात आने के नज़ारे को देख के। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी विशाल, ग्रैंड वेडिंग, विशाल शादी होगी, ग्रैंड, बहुत। So Bholi's elder sister, who had come for the occasion, were envious for her luck। भोली की जो बाकी के तीनों बड़ी बहनें थी जो शादी में आई थी इस अवसर पे, वो जलन महसूस करती थी कि इतनी शानदार किस्मत इसकी है भोली को। मतलब सब उल्टा हो गया जैसे लोग सोच रहे थे इस हिसाब से। So when the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride।" और जब वो मुहूर्त आया, ऑस्पिशियस मतलब होते हैं वो मुहूर्त या सुनहरा अवसर, क्षण जब आया तो पंडित ने दुल्हन को बुलवाया। भोली, clad in a red silk and bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire। भोली लाल सिल्क कपड़ों में लिपटी हुई, पहनाई हुई, ब्राइडल ड्रेस दुल्हन वाला, was led to the bride's place, लाई गई दुल्हन के जगह पे जो वो बेदी, सेक्रेड फायर कहते हैं, जहाँ पे शादी की जो जलती रहती है उसके पास में जो दुल्हन की सीट है वहाँ तक लाई गई। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ। विशंबरनाथ के किसी दोस्त ने उनको प्रॉम्प्ट किया, मतलब उनसे प्रेरित किया या बताया कि अब दुल्हन को गार्लैंड माला पहनाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मेरीगोल्ड। सो दूल्हा ने पीले मेरीगोल्ड के फूलों की माला को उठाया अपने हाथ में। A woman slipped back the silken veil from the bride's face। एक महिला तब तक सिल्कन वेल, सिल्क की जो साड़ी पहनी थी, वो वेल मतलब होता है पर्दा, वो जो दुल्हन के चेहरे पे यहाँ होता है तो इनको घूंघट अब कहा जाता है। तो किसी ने पीछे से ऐसे खींचा तो वो धीरे धीरे ऊपर उठी सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से उसको पीछे खिसकाया गया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, और जो ही बाहर निकला, विशंबर एक क्विक ग्लांस मतलब सरसरी एक नज़र डालना, उन्होंने देखा द गार्लैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड, वो अटक गया बिल्कुल जहाँ था वहीं पे माला। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल
ओवर हर फेस, और जो ही अटक गया तो दुल्हन ने खुद से धीरे से अपने वेल को वापस खींच के अपने मुंह को ढक ली, पर्दे को, घूंघट को। Have you seen her? said बिशंबर to the friend next to him. बिशंबर ने बगल में जो दोस्त था उनको बोला कि तुमने देखा? She had poke marks on her face. So इनके चेहरे पे तो सारा दाग ही दाग है दुल्हन के। So what? You are not young either. दोस्त ने बोला तो क्या हुआ, तुम कौन से जवान हो? Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. कह रहे हैं हाँ वो हो सकता है, हूँ मैं, पर अगर मैं इसे शादी करूँगा तो इनके पिता को 5,000 रुपये अब देने पड़ेंगे मुझे, तभी जाके मैं शादी करूँगा। सो कंडीशन लग गया। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। सो रामलाल वो उस जगह पे आए, उन्होंने अपनी पगड़ी जो अपना मान प्रतिष्ठा होता है वो बिशंबर के पैर पे डाल दिया। डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, सो इस तरह मुझे अपमानित ना करें। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 मैं आपको दे देता हूँ। नो 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। कह रहे हैं कि नहीं 5,000 या फिर हम लोग वापस चले जाएंगे, अपनी बेटी को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज। सो कंसिडरेट मतलब होता है ध्यान देना या थोड़ा सा मान जाने के स्थिति में। सो थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाइए। इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं अपने गांव में चेहरे दिखाने लायक नहीं, अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। देन आउट विथ 5,000, फिर दिसंबर लाने में तो फिर जाओ और 5,000 लेके आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, रामलाल के चेहरे में आंसू भर गया। रामलाल वेंट इन, अंदर गए, ओपन द सेफ, सेफ खोला एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और गिन के रुपए को बाहर निकाला। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फेस, आके उसके पैर पे रख दिया, दूल्हे के पैर पे आके 5,000 रुपये लाके। ये पेज खत्म होता है, 6th पेज था। यहाँ तक आपने देखा कि शादी के लिए उसकी मम्मी कैसे उतावला थी, उन्होंने हम ही कर दिया कि शादी करते हैं। भोली सब कुछ सुन रही थी कि ओवर एज है दूल्हा और पेरेंट्स वही तय कर रही थी, तब भोली कुछ नहीं बोला। शादी का टाइम आ गया, बेदी तक आ गई दुल्हन, और जब वरमाला का टाइम आता है तो दूल्हा का नज़र पड़ता है फॉक्स जो मार्क्स थे उनके मुंह पे दुल्हन के, वो देख के हिचकिचाता है, कैंसिल नहीं करता है, बस एक लोभ आया किसी बहाने कुछ पैसे अब निकाल लिया जाए जो अब तक नहीं मांगा जा रहा था। तो उन्होंने एक गेम खेला कि 5,000 रुपये दे दो तो फिर भी शादी कर लूँगा जैसे भी है। और वो कहानी ये है कि उनके पापा ने जैसे तैसे करके बात वहाँ पहुँची गई कि वो 5,000 लेके उनको आना पड़ा, कहीं वो बारात वापस ना चली जाए। तो ये था 6th पेज का अब तक का जो हमने पढ़ा या समझा। अब देखते हैं इसके आगे कहानी क्या पहुँचती है नेक्स्ट पेज, 7th पेज पे। 7th पेज स्टार्ट। On Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. और इधर बिशंबर के वो लोभी चेहरे पे जैसे विजयी मुस्कान आ गई। He had gambled and won. उसने एक जुआ खेला और जीत गया। Give me the garland, he announced. और तब बोलता है कि लाओ माला लाओ, दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face. एक बार और जो है सो घूंघट को पीछे की तरफ सरकाया गया। बट दिस टाइम हर आइज वेयर नॉट डाउनकास्ट। पर इस बार जैसे दुल्हन की आंखें नीचे की तरफ होती है, कोई देखते नहीं है, इस बार उनकी आंखें नीचे नहीं थी, दुल्हन की आंखें ऊपर थी। शी वॉज लुकिंग अप, ऊपर देख रही थी। लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, सीधा अपने भावी पति के चेहरे की तरफ नजर थी। And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. और उनके आंखों में ना तो उसके लिए एंगर था, ना ही कोई घृणा था, पर एक अवमानना, अनादर। आंखों में उनके लिए कोई आदर नहीं थे, उनके आंखों में भावी पति के लिए उसकी तरफ। बिशंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। बिशंबर ने माला को उठाया कि उसके ऊपर से राउंड द ब्राइड्स नेक, गले में डाल दे माला। But before he could do so,
इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए, भोली's hand struck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. भोली की हाथ ऐसे स्ट्रक आउट हुआ, इतनी तेजी से, स्ट्राइक की, प्रहार की हाथ से, और वो इतनी तेज थी जैसे स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग। लाइटिंग समझते हैं ना, जो आसमान में जो बिजली कड़कती है, जैसे एक लकीर सी चौंधती है, उस तेजी से उन्होंने हाथ को मारा और जाके उसके हाथ में गार्लैंड जो है उसके हाथ से छूट के आग में जा गिरा, बेदी में। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और उठ के खड़ी हो गई और घूंघट उठा के फेंक दी। पिताजी, और अपने बाप को कहती है, सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, इस क्लियर और तेज आवाज में आज तक गांव वाले क्या, माँ बाप ने भी नहीं सुना था। भोली बिल्कुल जो 7 साल की उम्र में जैसे चुप थी, नहीं बोलती थी, अब तक वो चुप ही रही थी, कभी नहीं बोली थी। बेदी में आज कहते पिताजी बहुत जोरदार आवाज से, and her father, mother, sisters, brothers, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. सब के सब हक्का बक्का रह गए इसके ये आवाज सुन के, जिसमें थोड़ी सी भी स्टैमरिंग नहीं था, बिल्कुल ही लड़खड़ाहट नहीं, क्लियर और जोरदार साउंड, हाई पिच जिसको कहेंगे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, अपने पापा को कहती है कि अपने पैसे वापस लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं ऐसे लोग से शादी या इस व्यक्ति से शादी नहीं करने जा रही। ये पेज 7th पेज इतना छोटा ही था, नीचे पिक्चर है देखेंगे। सो इस पेज को यहाँ एक बार समझ लेते हैं कि बिशंबर एक बार को पैसे लेने के बाद तैयार हो जाते हैं माला डालने के लिए, पर इस बार लड़की नहीं मानती, पढ़ी लिखी लड़की। कितना डेवलप हो रहा है हमारा समाज और कितनी तेजी से कैसे बदला है, ये एक स्टोरी आपको बताया रहे हैं। सो ये भोली अब मना कर दी अपने पिताजी को, कैसे कहते हैं कि नहीं, पैसे आपने वापस लीजिए, इस आदमी से मैं शादी नहीं करने जा रही। अब देखते हैं फाइनल पेज 8th पेज में कहानी कैसे प्रोग्रेस होता है। फाइनल पेज, रामलाल वाज थंडर स्टक। रामलाल तो ये देख के बिल्कुल, थंडर स्टक मतलब होता है बिल्कुल स्तब्ध खड़ा रह जाना, जैसे कोई पोल हो, खंबा हो। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, जो मेहमान थे आपस में फुसफुसाने लगे, सो सेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस, सबकी इतनी बेशरम, क्योंकि दुल्हन उस जमाने में तो ऐसी थी नहीं कि बेदी में नजर उठा सके, बोलने का तो बात ही छोड़िए, बिल्कुल झुकी हुई हुआ करती थी, और भोली का ये रूप, सो सबके सब दुल्हन पे की इतनी अगली देखने में थी, भद्दी, और फिर इतनी बेशरम भी ऊपर से। भोली, आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाए, भोली पागल हो गई है तू, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम चाहती अपने ही परिवार को डिसग्रेस, अपमानित करना। हैव सम रिगार्ड ऑफ आवर इज्जत, कह रहे कि हमारे इज्जत के प्रति कोई भी रिगार्ड तुम्हारे अंदर है। रिगार्ड मतलब आदर या मान। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेड भोली, भोली ने कहा तुम्हारी इज्जत के खातिर, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड contemptible coward एज माई हस्बैंड। पर वो तो ठीक था, बूढ़ा और लंगड़ा भी, माँ बाप की खुशी से मैं राजी थी, पर एक मीन मतलब यहाँ पे हो गया छोटा, घटिया, ग्रीडी लोभी, एंड कंटेम्प्टिबल निंदनीय, और कोवार्ड डरपोक, सारे लेवल लगा दी उसने। ऐसा हस्बैंड मेरा हो, मैं नहीं कर सकती शादी। आई वॉन्ट, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. So महिलाओं की आवाज आती है, कितनी बेशरम लड़की है, हम लोग तो सोच रहे थे कि ये तो बेजुबान हार्मलेस गाय की तरह है, मतलब गाय से जैसे किसी को डर या कोई खौफ नहीं है, कोई हार्म नहीं होता, तो ये तो गाय है, ऐसा हम लोग समझ रहे थे। भोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन। अब भोली जो है पुराने में ओल्ड वुमेन मतलब बुजुर्ग महिलाओं पे थोड़ी सी वायलेंट हो जाती है, करक के बोलती है, यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी तुम सही हो,
यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम्प ड्राइवन काउ, तुम सबने सोचा कि हम बेजुबान ड्राइवन काउ है, मतलब कोई भी किधर भी ले जाएं। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature, और यही वजह है कि तुम लोगों ने मुझे इस heartless creature मतलब एक beast जानवर बेदिल का इस creature के हवाले करने की सोची। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking, पर अब ये बेजुबान गाय और जो स्टैमरिंग हकलाने वाली वो मूर्ख लड़की बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, और सुनना चाहती हो आप लोग। विशंबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अब ये दूल्हा जो है, जो बनिया, अब अपने पार्टी के साथ वापस जाने की तैयारी में है। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, और वो जो बैंड्समैन है वो कंफ्यूज, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शादी हुई नहीं, उनको कुछ पता नहीं, उनको लगा कि सेरेमनी खत्म हो गया, तो एंड का कोई जो धुन होता है उन्होंने वो राग छेड़ दिया, एंड वाला क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल अभी भी थंडर स्ट्रक, बिल्कुल ही रूटेड, जैसे जरबत जमीन में गाड़ दिया हो किसी ने, वैसे ही खड़ा, कुछ भी उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। हिज हेड बोर्ड लॉन लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम, रामलाल का सिर जो है नीचे झुक गया था, जिसमें शोक और शर्म का भार जैसे उसे झुक गया सिर। द फ्लेम्स ऑफ द सैक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो वेदी की जो आग है उन पे अब कुछ उधर किसी का ध्यान ही नहीं है, कुछ डाला ही नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे वो डाइड डाउन मतलब बुझती चली गई। एवरीवन वाज गॉन, लगभग सभी चले गए। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की तरफ मुड़े और बोला, बट व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब कोई तुम्हें शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू विथ यू, क्या करूंगा, हम क्या करेंगे तुम्हारा। एंड सुलेखा, सुलेखा कौन है, भोली, बचपन का नाम सुलेखा है पर किसी ने लिया नहीं था, अब सुलेखा है। said in a voice that was calm and steady, so बिल्कुल शांत और स्थिर, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी लड़खड़ाहट के, बिल्कुल एक धुन में उन्होंने सुलेखा बोलती है, डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी चिंता ना करे, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, आपके ओल्ड एज में मैं आपके और आप मम्मी की दोनों की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ पे मैंने इतना कुछ सीखा है। इज इन दैट राइट मैम, और फिर उन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए वही बगल में उनके क्लास टीचर, सारे स्कूल के टीचर खड़ी थी, तो उनको बोला है ना मैम, सो अपने टीचर से कंफर्म करवाती है। The teacher had all along stood in a corner, सारे टीचर कॉर्नर में खड़े थे। Watching the drama, ये सारे ड्रामा वो देख रहे थे। Yes भोली, of course, she replied, उनमें से उनका क्लास टीचर ने बोला, हाँ भोली, बेशक, इसमें कोई शक नहीं, तुम वहीं टीच करोगी। And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece, और वो जो टीचर थी भोली की इस प्रोग्रेस को देख के उनकी आंखों में जो है कि खुशी, स्माइलिंग आइज, जैसे आंखें हंस रही हों, और उसमें था लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, मतलब इतनी संतुष्टि उस टीचर के चेहरे पे। ये संतुष्टि की तुलना किया है राइटर कि ये आता है किसी आर्टिस्ट पे, फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, वो आर्टिस्ट जो अपने जीवन का सबसे उत्कृष्ट रचना को कंप्लीट करने के बाद और बिल्कुल चिंतन से उसको मुआयना करता है उसको कि इतना सुंदर वो बना पाए, वो जो फील उस कलाकार को होता है, चाहे वो मूर्तिकार हो या कोई संगीतकार हो या धुनकार हो, ये टीचर आज वो फील कर रही है, अपने शिष्य के इस रूप को देख के गर्व महसूस कर रही है टीचर। और इस तरह ये कहानी यहाँ पे एंड होता है। तो आपने
कहानी को पूरा देखा। क्या थीम है कि किस तरह हमारा सोसाइटी धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, एक के बाद एक इस तरह से आगे बढ़ी लड़कियां, किस तरह कितने पिछड़े थे हम लोग बेटियों के मामले में। एक ही घर की बेटी, जिनमें बेटी का कोई कसूर नहीं है, अगर छोटी उम्र में वो बीमार हो गई, स्मॉल पॉक्स हो गया, दाग हो गया, वो स्किन पे है, अंदर जो सब कुछ तो अंदर है ना, हमारी फीलिंग, चाहे हम कितने भी असुंदर लगे दिखने में, पर हमारी फीलिंग किसी सुंदर से कम नहीं होते। वही सोच होता है, वही ज़रूरतें होती हैं, सब कुछ वही होता है जो सुंदर से सुंदर इंसानों में होते हैं, वही असुंदर में भी। पर लोग पता नहीं क्यों सिर्फ ऊपर के दिखावट से लोगों को तुलना करके किसी के साथ हो लेते हैं और किसी को अवॉइड कर जाते हैं। उनके अंदर क्या बीत रही है इससे बेपरवाह। तो इस तरह का समाज आज भी अवेलेबल है, पर पहले कुछ ज़्यादा ही थे। तो भोली की ज़िंदगी कैसे गुजरी उनको देखेंगे तो पता पाएंगे। एक छोटी सी बच्ची को स्कूल में आके कितनी उम्मीद जगी, एक कपड़ा पहन के कितनी खुशी होती है उनको, और जब किसी टीचर ने बोला कि तू बोल पाएगी तो जैसे लगा उनको दुनिया जहां मिल गया। अब सोचिए उस बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची के अंदर कितनी सवाल थे, कितनी असंतुष्टि था, कितनी नाउम्मीदी थी कि छोटी छोटी बातें उनको उम्मीद का एक पुल बांधे जा रहा था। सो ये कहानी है, बहुत पुरानी बातें हैं, पूरा लगभग एक ज़माना गुजर गया। अब समझता हूँ कि इस तरह अपने देश में शायद बहुत ही कम है, कहीं अभी भी हैं बैकवर्ड इलाका जहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली हों, पर बहुत कुछ सुधार है। तो ये चैप्टर अब ख़त्म होता है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आपने मेरे ख्याल से अच्छी सीख ली होगी। ये सभ्यता तो लगभग इस टाइप का ख़त्म हो गया है, पर अभी भी लोगों के भावनाओं के मामले में इस चैप्टर ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा कि कैसे कैसे फीलिंग और किस किस मनोभाव से लोग गुजरते हैं, और क्या होता है जब कोई एक दूसरे को इस तरह से नेग्लेक्ट करता है या नीचा दिखाता है। थैंक यू। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़्ज़त का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़्ज़त के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।